अस्सलाम वालेकुम। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और इस सेशन में हम सिर्फ सवालों के जवाब ही देंगे। तो जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि एक स्टॉक कमाता है और बाकी खा जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। और ये जो सामने कमेंट आया है, ये जो सवाल आया है, आई डोंट नो सवाल तो नहीं, ये पूरा कमेंट है कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने CPHL ख़रीदा है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास अटक रिफाइनरी, गाल, मारी, PSO, ई फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो एच भी हैं। CPHL कमा गया है और बाकी खा गए, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? तो वो ये वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई अच्छा स्टॉक खुशकिस्मती से मिल गया है तो बाकी स्टॉक्स को फ़ौरन सेल करना चाहिए। और वैसे भी ज़्यादा स्टॉक्स रखकर आप सब को फोकस नहीं कर सकते। मैं गाल पर नज़र रखता हूँ तो अटक रिफाइनरी 10 रुपये गिरा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टॉक्स रखने चाहिए। और अगर किसी स्टॉक में नुकसान हो गया, वो रुका हुआ है, तो इस इंतज़ार में ना रहें कि कभी ना कभी ये चलेगा और मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। और अगर 3 से 6 माह में बाद वो ऐसे रेट पर आ भी जाता है तो 2-3 रुपये मुनाफा हो भी जाता है, तो उसका आपको नुकसान है। लंबा इंतज़ार, एक इन्वेस्टमेंट इतने अरसा फंसी रही। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब यही है। ये पूरा एक कमेंट है जी, आप जाके देख सकते हैं, कमेंट पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो मुझे नहीं लग रहा आपको पढ़ा जा सकेगा आपको। थोड़ा सा इसका पूरे नहीं है इसके से। अच्छा, देखें, जब मार्केट स्ट्रगल कर रही होती है ना, ठीक है, आप जहन में रखें बात, जब मार्केट स्ट्रगल कर रही होती है तो ऐसा ही होगा आपके साथ कि आपके 10 स्टॉक्स आप लेंगे, ठीक है, जो किसी भी स्ट्रेटजी के अंडर। पहली बात तो यह है कि आपने रैंडम स्टॉक्स नहीं लेने, ठीक है। अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स लेने हैं या अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स लेने हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। एक तो स्टॉक सिलेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, आप कौन सा अडॉप्ट करते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि जब आप स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टॉक सिलेक्शन में अगर वो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर पूरा उतर रहा है तो वो आपको उसको बाय करना है। जब आप बाय करते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक जो है वो आज इस दफ़ा सेंचुरी खेल जाएगा। देखिए, जब आप क्रिकेट मैच आपका हो रहा होता है तो आपके पास 7 से 8 बैट्समैन आप खिलाते हैं। उन 7 से 8 बैट्समैनों में नहीं पता होता कि कौन सा बैट्समैन जो है वो सेंचुरी स्कोर कर लेगा, ठीक है। तो अगर तो ये पता चल जाए तो फिर तो हमें 10 स्टॉक्स या 12 स्टॉक्स या 15 स्टॉक्स लेने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। तो आपको तो पता नहीं होता, किसी को भी नहीं पता होता, तो पूरी मार्केट चल रही होती है तो आप उनमें से अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप स्टॉक ले रहे होते हैं। जैसे फर्ज कर लें, मैं कहता हूँ कि आप 10% से ज़्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। उसका मकसद यही है कि ये नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक जो है वो परफॉर्म करने वाला है, आउट परफॉर्म करने वाला है या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाला है, ये तो पता नहीं होता। हाँ, अब होता ही है कि अब जैसे अब आपके पास CPHL जैसा स्टॉक आ गया। अब आप जैसे मेरा जर्नल देख रहे होते हैं, जर्नल के अंदर आपको पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक्स वीक जा रहे हैं और कौन से स्टॉक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। तो पैरामिडिंग एक स्ट्रेटजी है। हम पैरामिडिंग के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन पैरामिड आने वाले वक्त में आपको पैरामिडिंग के स्टॉक्स भी मिलेंगे आपको। अब जब पैरामिडिंग आप करते हैं ना, तो जब आप पैरामिड करने जा रहे होते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है, अब आपके पास लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो आप रिसोर्स पैदा करने के लिए, यानी कि आप अपने अकाउंट में कैश, अगर तो कैश है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कैश बनाना अगर आपके पास कैश नहीं है, अब आप बाइंग करनी है, पैरामिडिंग करनी है, अच्छे स्टॉक को और आपने बाय करना है, फिर आप क्या करेंगे? फिर जो जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, वो आपको सेल कर देंगे। लिया तो था आपने कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा, बट आप उसने परफॉर्म नहीं किया, तो आप लेस परफॉर्म वाले स्टॉक्स जो हैं या जो लॉस में जा रहे होंगे स्टॉक्स, आपको उनको आप सेल करेंगे। एक तो ऑटोमेटिक आपका सेल हो रहा होता है, 6% स्टॉप लॉस सेल हो रहा होता है। अगर तो अभी 6% उसने पूरे नहीं किए, 2%, 3% पे चल रहा है और काफ़ी दिन हो गए हैं, और आपको कुछ और स्टॉक्स लेने हैं, किसी और की स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बन गई है या आपने पैरामिडिंग करनी है, वट दोनों सूरत हाल में आपने अपने जो जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आपने सेल करना है और आपने नए स्टॉक्स में इंटर होना है। ये तो एक हमारा पूरा एक प्रोसीजर चल रहा होता है। वो जो मेरी वीडियो चल रही है, जो हमारी जर्नल वाली जो वीडियो है, उस वो डेली बेसिस के ऊपर आप देखें, उसके अंदर बहुत सारे
चीज़ें इन होने वाली हैं, वो आप डेली बेसिस के ऊपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक और स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है, टीकेटी से ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसको रिवील कर पाऊँगा क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स है। हाँ, ये हो सकता है कि उस स्ट्रेटजी का जो रिजल्ट है वो डेली बेसिस के ऊपर आपको मैं दूं और उसका भी जर्नल अलग से हम बनाएं, तो खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो अनरिवील्ड स्ट्रेटजी होगी वो कैसी होगी और जो टीकेटी है वो कैसी है। मुझे अभी तक जितना भी मैंने बैक टेस्ट किया है उसमें मुझे वो दूसरी जो है मेरी जो स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा एफिशिएंट मुझे लग रही है, लेकिन कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स चीज़ को अगर मैं रिवील करूँगा तो मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और लोगों को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 से 3 स्टॉक्स में काम करें। ये हो सकता है कि आपके पास 10, 12, 15 स्टॉक्स आ गए, उसको आप रिड्यूस करना शुरू कर दें। ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप 3 स्टॉक्स, सिर्फ आप 2 से 3 स्टॉक्स में बाय करें, वो नहीं चल रहे, फिर क्या करेंगे आप? फिर भी तो वही काम करेंगे आप। तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके अंडर जितने भी स्टॉक्स आते हैं, और अगर आपकी वॉच लिस्ट, आप वॉच लिस्ट को कम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट आप वॉच लिस्ट करेंगे तो आपके पास स्टॉक्स ही नहीं आएंगे। 2-3 स्टॉक्स आएंगे, वो अगर आपने बाय कर लिए, वो बढ़ नहीं रहे, बाकी बढ़ रहे हैं, तब भी आप जो है वो डीमोटिवेटेड होंगे, परेशान होंगे। तो आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें। ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर। आजकल मार्केट स्ट्रगलिंग फेज में है तो आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन जब मार्केट परफॉर्म करेगी तो आपके 12 में से अगर 5 से 6 स्टॉक्स भी अगर परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप अच्छी खासी इसके अंदर इनकम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 4 स्टॉक्स हों और चारों के चारों स्टॉक्स CPHL जैसे हों। ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है जी। और बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि आपने इनमें इस पूरे जो कमेंट है इसके अंदर जो अच्छी चीज़ वो यही है कि आपने अपने स्टॉक्स को सेल करना है। जो अंडर परफॉर्म स्टॉक्स हैं उनको सेल करना है। ये तो हमारी स्ट्रेटजी का मेन पार्ट है, समझ लें। अगला क्वेश्चन है सर कि DFML को आपने रिमूव कर दिया है, उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है और अप ट्रेंड में भी है। तो यार मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। एक हमारे जब मैंने DFML को मैंने रिकमेंड किया था पिछले दिनों में, तो मेरे एक कमेंट मुझे किया था मेरे सब्सक्राइबर ने कि जी DFML जो है वो तो डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर है, तो आपने इसको क्यों रिकमेंड किया? तो मुझे भी उस वक्त लगा था कि यार उनका ऑब्जेक्शन जो है बिल्कुल वैलिड ऑब्जेक्शन है। जब इतने स्टॉक्स हैं तो लाजमी हमने जो इस तरह के जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में जो स्टॉक्स हों उनको मैंने लाजमी ट्रेड करना है, तो मैंने उसके बाद उसकी ट्रेड भी छोड़ दी थी। आज जब आज फिर कल मैसेज आया ये वाला, तो मैंने आज उसको वेरीफाई किया, तो DFML जो था वो पहले था डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में, लेकिन 2 जनवरी 2023 को वो रिमूव कर दिया गया था। 2 साल हो गए दीवान फारूक मोटर को उस डिफ़ॉल्ट लिस्ट से निकले हुए। तो अब मैं दोबारा DFML को अपनी लिस्ट में ऐड करूँगा और उसकी फिर अपडेट मिलेगी। और मैं DFML की मैंने ट्रेड भी इस वजह से मिस कर दी। ठीक है, तो उन सब्सक्राइबर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि DFML अब डिफ़ॉल्ट लिस्ट से निकल चुका है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी कि कम से कम कितना वॉल्यूम होना चाहिए अच्छी ट्रेड के लिए। देखें, अब वॉल्यूम के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी स्टॉक में जाए ना तो आप उसको ले जाया करें 15 मिनट के उस पर। 15 मिनट का जब चार्ट लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर वॉल्यूम होता है या नहीं होता। तो FHAM फर्स्ट करे लगाया हमने, तो 15 मिनट के वॉल्यूम आप देख लें कि कैसा चार्ट नज़र आ रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे हर 15 मिनट पे कैंडल बननी चाहिए स्टॉक की। इसमें देखिए काम ही नहीं होता। 180 का वॉल्यूम हुआ 15 मिनट में देखा करें। 1200 का वॉल्यूम हुआ, जहां पर क्लोज हुआ वहीं पर, जहां पर ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ, क्योंकि एक ही ट्रेड हुई, 20 स्टॉक्स का काम हुआ। तो 15 मिनट का चार्ट देखा करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ मरी बुरूरी लगाते हैं तो इसका भी देखें चार्ट ऐसे नज़र आ रहा होगा कि जगह जगह एक लाइन, छोटी छोटी लाइन नज़र आ रही होंगी आपको। तो ऐसे स्टॉक्स में एंट्री विद स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। स्टॉक स्ट्रांग होते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं है। स्टॉक जो है स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी स्ट्रांग है, सारा कुछ है, लेकिन बाय सेल करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन
कि सर मेरा क्वेश्चन है कि स्टॉप लॉस 6% का बेहतर होता है या 10% का। अच्छा जी, इसके अंदर है जी हमारे पास जो देखें, स्टॉप लॉस तो 6% का ही मेरा ख्याल है कि आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि 10% का स्टॉप लॉस हिट होगा ना तो आपको उसका नुकसान पूरा करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो जो 6% पे जाके हिट होता है ना वो 10% पे भी हो ही जाएगा। कम चांसेस हैं कि वो 10% पे हिट होगा। जितना बड़ा स्टॉप लॉस होता है उतना ही अच्छा होता है। लेकिन हम ज़्यादा स्टॉक्स में काम करते हैं, तो जो लोग जिनकी वॉच लिस्ट छोटी है, जिनकी वॉच लिस्ट में ही 15 स्टॉक्स हैं या 20 स्टॉक्स हैं, तो 20 में से आएंगे 2 3 4 स्टॉक्स उनके पास, तो वो अपना स्टॉप लॉस 10% रख सकते हैं। लेकिन जो 50 से ऊपर जिनकी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हैं, 100 हैं, जैसे मेरी स्टॉक 100, तो मैं अगर 10% का स्टॉप लॉस रखूंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी स्टॉक्स को संभालना। 6% पे मुझे पता होता है छोटा तो नहीं है, 6% भी अच्छा हैंडसम लॉस है, लेकिन 6% में हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स ही हमारे पास इतने ज़्यादा होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 6% का जो स्टॉप लॉस है वो मेरे लिए अभी तक की जो मेरी वर्किंग है उसमें मुझे 6% का ज़्यादा सूटेबल लगा है। 10% का है, बहुत अच्छा है। देखिए, जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उतना ही अच्छा होगा, लेकिन फिर आपके पास वॉच लिस्ट में भी स्टॉक्स कम होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर सका हूँगा आपकी बातों को। नहीं भी हुई तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।